हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी बाय कंचन सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो ये चैप्टर टोटल 2 वीडियोस में बटा हुआ है, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम भारत के संदर्भ में नियोजन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास और उसके साथ इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, भारत के संदर्भ में नियोजन। सबसे पहले देखेंगे नियोजन क्या होता है। तो नियोजन का अर्थ होता है कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए प्लानिंग करना, यानी नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, जिसमें किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए हम सोच समझ के एक प्रक्रिया बनाते हैं, उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार करने के बाद किसी क्षेत्र में विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उसको क्रियान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी सबसे पहले हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक लिस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारा जो विकास का लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके। इस तरीके से जो प्लानिंग होती है वो 2 तरीके की होती है। एक को कहते हैं खंडीय नियोजन, सेक्टोरल प्लानिंग। दूसरे को कहते हैं प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग। खंडीय नियोजन जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स, जिसके अंतर्गत जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि, सिंचाई आते हैं, इसके अलावा खनन है। इन सब को लेके अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो कहलाता है सेक्टोरल प्लानिंग। या विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को लेके जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो कहलाता है खंडीय नियोजन। यानी अर्थव्यवस्था के डिफरेंट जो खंड होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनको लेके जब हम प्लानिंग करते हैं और विकास करते हैं तो वो सेक्टोरल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है किसी प्रदेश को लेके, किसी क्षेत्र को लेके जब उसका विकास करते हैं, नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं रीजनल प्लानिंग। अब यहाँ पे रीजन शब्द पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है, बल्कि रीजन यानी प्रदेश शब्द को लिया गया है कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी एक विशेषता होती है और उसी विशेषता के कारण वो क्षेत्र किसी दूसरे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे अलग होता है। तो इस तरीके से जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या इस तरीके के जो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है या ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं, उनका जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो वो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अगर हम कार्यक्रम लेते हैं तो उसमें विशेषता होगी कि ऐसे पर्वतीय क्षेत्र आएंगे जो 600 मीटर से जिनकी हाइट अधिक होगी। यानी उनमें एक सिमिलैरिटी हो गई कि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होंगे जिसकी हाइट 600 मीटर से ऊपर होगी। तो ये सिमिलैरिटी अपने आसपास के क्षेत्रों से इस प्रदेश को अलग करती है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र को, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको विकास करने के लिए जब प्लानिंग करते हैं उनके विकास के लिए, तो वही हमारा रीजनल प्लानिंग कहलाता है। आगे 2 शब्द आते हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और लक्ष्य समूह नियोजन। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा, पहला है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जिसके अंतर्गत हम किसी भी पिछड़े क्षेत्र को लेते हैं और उस क्षेत्र में विकास करने के लिए हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो जिसमें हमारा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्लानिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए हमको नियोजन करने की ज़रूरत है इनके विकास के लिए। दूसरा है लक्ष्य समूह नियोजन, यानी इसमें कुछ जो लोगों के समुदाय हैं उनको शामिल किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति हमको सुधारनी है। जैसे SFDA यानी कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है, या मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी यानी सीमांत कृषक विकास संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें जो लघु कृषक हैं, छोटे किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, या जो सीमांत
किसान हैं, यानी ऐसे किसान जो साल भर में 6 महीने से कम ही काम कर पाते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, जो दूसरों के खेत में काम करते हैं, जो 2-4 महीने काम करते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए हम लक्ष्य समूह नियोजन करते हैं। इसके बाद अब भारत में कुछ योजनाएं, कुछ कार्यक्रम चलाई गई हैं, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली योजना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनके लिए डेवलपमेंट के लिए जो नेशनल कमेटी बनाई गई थी 1981 में, नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, ऐसे ये जो कमेटी है इसने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया है जहाँ पे पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और ये क्षेत्र पहले से यहाँ पे कोई ऐसी योजनाएं न चल रही हों, यानी कि ऐसे क्षेत्र में किसी भी तरह की जनजातीय योजनाएं न चल रही हों, ऐसे क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया। यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जिनकी 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थीं, यानी जिनमें पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और दूसरा जहाँ पे कोई भी उपयोजना, जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है, यानी कि जहाँ पे कोई भी उपयोजना न चल रही हो। अब भारत में ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड के जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर से, पर्वतों या पहाड़ियों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। इसके अलावा मिकिर पहाड़ियाँ हैं, असम की उत्तरी कछार पहाड़ियाँ आती हैं, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये इन क्षेत्रों में शामिल होते हैं जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ मैप दिखाया गया है जिसमें रेड कलर से दिखाया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत में कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं। तो ये तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें कुछ क्षेत्र ही हैं जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजनाएं भी लागू की गई हैं। तो पहले इसकी शर्त ही यही थी कि इसमें उन संसाधनों को रखा गया था, उन क्षेत्रों को शामिल किया गया था जहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर है, 600 मीटर से अधिक है और जहाँ कोई भी जनजातीय उपयोजना नहीं चल रही है। अब यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, पहले तो समस्याएं चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में वनों का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में वनों की मात्रा ज़्यादा होती है तो मानव जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसी तरीके से वनों का कटाव भी ऐसे क्षेत्रों में इजीली किया जा रहा है। वनों के कटाव के कारण मिट्टी ढीली हो रही है और उसका अपरदन हो रहा है। जब मिट्टी ढीली हो रही है, अपरदन हो रहा है, तो ऊपर का जो पोषक तत्व है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से ऊपर की जो लेयर हो रही है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अब पोषक तत्वों की कमी हो रही है, इस वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। इसके अलावा ऐसे स्टीप स्लोप वाले क्षेत्र में, यानी पर्वतीय क्षेत्र में कई तरीके की प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, जैसे भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है या अर्थक्वेक आ रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में जो आधारभूत अवसंरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सड़कों का निर्माण वहाँ कायदे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ रेलवे लाइन नहीं बन पा रही है, वहाँ स्कूल कॉलेज ये सब नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी कम है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है सही से, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी कमी यहाँ पाई जाती है। तो ये इतनी समस्याएं हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई योजना नहीं चल रही हैं, उनकी ये समस्याएं हैं। अब इन्हीं समस्याओं को दूर करना है। अब उसके लिए जो नेशनल कमेटी बनाई गई थी उसने सुझाव दिया कि ऐसे योजनाएँ जो भी चलाई जाएँ, जो भी हमारा स्ट्रेटजी हो, उससे सभी लोग लाभान्वित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जो बड़े लोग हैं या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या जो बहुत नेम फेम वाले लोग हैं वो लाभान्वित हो जाएं और बाकी जो छोटे लोग हैं, मार्जिनल लोग हैं,
वो इसका लाभ न उठा पाएँ। तो ऐसे क्षेत्र में ये देखा गया कि उद्देश्य ये रखा गया कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो, जो भी योजना चलाई जाए ऐसे हिल एरिया में, उससे सभी लोग लाभ ले सकें। दूसरा ये कहा गया कि जो भी वहाँ पे संसाधन हैं, स्थानीय संसाधन, जो भी रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, लोग हैं, उनका विकास करना। तीसरा जो सुझाव रखा गया कि जो भी जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था है उसको निवेश उन्मुखी बनाना, यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था अभी तक लोग सिर्फ अपना पेट पालने के लिए करते थे, अपनाते थे, वो अब व्यापार उन्मुखी हो, यानी कि लोग व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हों। कृषि भी हो तो वो व्यापारिक कृषि हो, पशुपालन हो तो वो भी व्यापार उन्मुख हो। इस तरीके से चौथा पॉइंट हम लोग का आता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यानी कुछ भी वहाँ करें लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ बना रहे। इसके अतिरिक्त है अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, यानी जो भी व्यापार हो रहा है प्रदेश के अंदर, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा ना हो कि हम संसाधन तो वहाँ से ले रहे हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट न हो पाए। तो हम ऐसे क्षेत्रों का शोषण न हो, ये ध्यान में रखना है। और साथ ही यहाँ पे बाजार, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे बाजार व्यवस्था को सुधारना है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई, ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई। तो ऐसे क्षेत्रों में बागवानी पे जोर दिया गया, यानी कि तरह तरीके के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके बाग लगाए गए, रोपण कृषि की गई, जिससे कि वहाँ पे व्यापार उन्मुख हो सके। तो ऐसे क्षेत्रों में रबड़ के बाग लगाए गए हैं, रबड़ की खेती की जा रही है, पशुपालन बड़े स्तर पे किया जाए, मुर्गी पालन हो, वानिकी हो, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री को ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो छोटे उद्योग हैं उनका विकास किया जाए, या जो ग्रामीण उद्योग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। इसके अतिरिक्त जो स्ट्रेटजी थी उसमें ये कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वनारोपण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वनों का रोपण किया जाएगा तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ टूरिज़्म का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में, पर्वतीय रीजन में बहुत अच्छे सिनेरियो दिखाई देते हैं, कहीं पर्वतों पे बर्फ़ जमी है या इस टाइप से, तो वहाँ पे पर्यटन का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा, खनन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पर्याप्त सुरक्षा रखते हुए वहाँ पे खनन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था, इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार अवेलेबल कराना, और दूसरा ये कि रोज़गार अवेलेबल करा के उनकी आर्थिक स्थिति को इतना सुदृढ़ कर देना जिससे सूखे का प्रभाव उन पे कम से कम पड़ सके। ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल हैं। जो हम देखेंगे ये पूरा क्षेत्र इसमें आता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा क्षेत्र आता है। उसके अलावा साउथ में जो हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है, साउथ का वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पे मानसून के आगमन के समय बारिश नहीं हो पाती है, ऐसे क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा क्षेत्र, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार और जो तमिलनाडु की उच्च भूमि है यानी तमिलनाडु का पठार, इसमें शामिल होते हैं। तो ये दो एरियाज़ ऐसे हैं भारत में जहाँ सूखे की संभावना ज़्यादा होती है। अब इन्हीं क्षेत्रों में हमको डेवलपमेंट करना है कि किस तरीके से हम इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी लगाई गई कि ऐसे क्षेत्रों में चूँकि कृषि की नहीं जा सकती है, क्योंकि सूखे की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घट जाता है। इसलिए जो भी सिविल जो निर्माण कार्य हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन बिछाना, इस तरीके के जो निर्माण कार्य हैं वो शुरू किए जाएं, जिससे वहाँ पे रोज़गार के अवसर मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और लोग एग्रीकल्चर पे जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। इसके अलावा वहाँ सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया गया, जिससे
सिंचाई करके हम भूमि का सुधार कर सकते हैं और भूमि में नमी की मात्रा को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ही सूखा संभावी है जहाँ पे सूखे की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम सिंचाई परियोजनाओं को लागू करके ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से थोड़ी बहुत कृषि फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा वनीकरण कर सकते हैं। वनीकरण से क्या होगा, जब हम वनों को लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो नमी को बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम वनारोपण करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, तो नमी बरकरार रहती है। तीसरा पॉइंट है कि भूमि सुधार पर जोर देना। यानी जहाँ भी ऐसे क्षेत्रों में स्पेशली जो राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि नमक की मात्रा मिट्टी में आ जाती है, जिसको हम जिप्सम डाल के उसको ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। या फिर जो भी भूमि में थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करके या इरिगेशन करके हम उसको सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हम भूमि का सुधार, ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो अपना के हम भूमि का सुधार कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो सके इन क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त यहाँ के क्षेत्रों में जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी रूरल एरियाज़ हैं ऐसे क्षेत्रों में, वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं वहाँ पे, जैसे बिजली है, सड़क है, बाज़ार है, जो किसान हैं उनको ऋण की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अदर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में हम अवेलेबल कराएं। इसके अलावा जो सूखा संभावी क्षेत्र है, सूखे की संभावना जहाँ कम होती है, वहाँ हम जल संभर विकास कार्यक्रम स्टार्ट करें। उस पर जो भी चल रही हैं उस पर जोर दिया जाए। यानी कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको, वाटरशेड अब क्या होता है कि कोई भी नदी क्षेत्र होती है उसके आसपास का जो पूरा एरिया होता है उसको हम वाटरशेड कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में हम नदी, कोई भी मानसूनी यानी वर्षा पे आधारित जो भी नदियां हैं अगर पाई जा रही हैं, तो उसके आसपास के क्षेत्र को हम उसका डेवलपमेंट करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल को हम रोक सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा ये सारा करके हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं या इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि किस तरीके से हम ट्राइबल रीजन में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भरमौर क्षेत्र आता है, ये हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िले में 2 तहसीलें हैं, भरमौर और होली। इन दोनों तहसील से मिलके बना हुआ क्षेत्र है। और ये भरमौर क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस केस स्टडी एक है, जो यहाँ पे किस तरीके से जनजातीय विकास कार्यक्रम लागू किए गए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में 2 तहसीलों भरमौर और होली तहसील है जो इसमें शामिल की गई है। अब ये जो क्षेत्र है भरमौर क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश के पिछड़े इलाकों में से एक है जहाँ पे बहुत टफ जलवायु पाई जाती है, बहुत कठोर जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ संसाधन भी बहुत कम है। इस वजह से क्लाइमेट का प्रभाव पड़ रहा है, संसाधन रिसोर्सेज भी नहीं है। इसकी वजह से जी ये जो हिमाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये कम डेवलप क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो गद्दी जनजाति पाई जाती है जो गद्दियाली भाषा बोलती है। और ये लोग परंपरागत रूप जो पारंपरिक कृषि होती है वो करते हैं और साथ ही भेड़ और बकरी को पाल के और उनके साथ अपने पशुओं के साथ ही यहाँ वहाँ उनको चराते रहते हैं, जिसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। यानी ऋतु के अकॉर्डिंग, जो सीज़न होते हैं उनके अकॉर्डिंग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं अपने पशुओं के साथ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका पशुपालन भी ट्रेडिशनल है और इनकी जो कृषि होती है वो भी ट्रेडिशनल ही होती है। अब यहाँ पे मैप दिखाया गया है कि भरमौर क्षेत्र कहाँ है। तो हम मैप में देखेंगे, ये हमारा पूरा भरमौर डिस्ट्रिक्ट, भरमौर क्षेत्र आ गया जो चंबा ज़िला है
उसके ईस्टर्न पार्ट में है। अब ये चंबा जिला का ईस्टर्न पार्ट, ये पूरा भरमौर क्षेत्र में आता है। अब भरमौर क्षेत्र में जो भी जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किए गए उसका उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य था कि वहाँ पे जो भी गद्दी जनजाति रहती है उसके जीवन स्तर में सुधार करना, यानी कि उसका जो जीने का तरीका है, जो उनका एक लेवल है, उसको सुधार करना, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसका सुधार करना, जो उनका इकोनॉमिक एक लेवल है उसको सुधार करना, और इस तरीके से सुधार करना कि वो जो आसपास के लोग हैं उनसे संपर्क में आ सकें, जिससे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके। दूसरा ये कहा गया कि भरमौर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि वो हिमाचल प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं, भरमौर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच में विकास का जो लेवल है, डेवलपमेंट लेवल में जो भी गैप बन रहा है उस गैप को हम कम करें, जिससे हमारा रीजनल बैलेंस बन सके। यानी कि पहला उद्देश्य था कि वहाँ जो भी गद्दी जनजातियाँ रह रही हैं उनका जीवन स्तर में सुधार करना, और दूसरा कि सुधार इस करके उस भरमौर क्षेत्र का इस तरीके से विकास करना कि भरमौर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बीच में जो विकास के स्तर में जो अंतर है, यानी डेवलपमेंट लेवल में जो अंतर पाया जा रहा है उसको कम करके रीजनल बैलेंस बनाए रखना। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो इसके लिए वहाँ पे जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया, जिसमें विद्यालय या हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया गया, लोगों को स्वच्छ जल अवेलेबल कराया गया, सड़कों का निर्माण कराया गया, वहाँ लोगों को बिजली दी गई, और जो भी वहाँ व्यापारिक कृषि हो रही थी उस पर बल दिया गया, यानी जो परंपरागत कृषि थी उसको चेंज करके और वहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो दालों की खेती करें और जो भी नगदी फसलें हैं उनकी खेती करें। अब यहाँ पे जो भी विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा या अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है। स्पेशली जो स्त्री साक्षरता दर है वो जो 1971 में 1.88% थी वो 2011 में बढ़ के 65% हो गई, यानी 2%, लगभग 2% से बढ़ के 65% हो गई। इसके अलावा लिंगानुपात में सुधार हुआ, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, और पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में जो अंतर था वो अंतर कम हुआ, असमानता कम हुई, बाल विवाह और जो भी कुरीतियाँ थीं उनका अंत हो गया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, लोगों ने नगदी और व्यापारिक फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।